नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और टी20 विश्व कप के लिए जो 2026 में भारत में ही खेला जाना है, उसके लिए भारतीय टीम का ऐलान आज मुंबई में कर दिया गया है। अब इसमें क्या है कि शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है, जितेश शर्मा को बाहर कर दिया गया है, तो वहीं पे ईशान किशन की वापसी हुई है और उप कप्तान भी बदले गए हैं, क्योंकि जैसे ही शुभमन गिल बाहर हुए हैं तो लाजमी थे कि उप कप्तान भी बदला गया। कौन नया उप कप्तान बना है, कौन टीम से बाहर हुआ है, कौन टीम में आया है, आज इसी सब पर बात करेंगे। सबसे पहले 20 दिसंबर यानी कि आज मुंबई में जो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे मुख्य चयनकर्ताओं की बैठक हुई। साथ में चीफ जो कप्तान और हेड कोच जो गौतम गंभीर हैं, उस बैठक में वो भी शामिल थे। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की अगुवाई में टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है टी20 विश्व कप 2026 के लिए। टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव के पास ही है। जैसा पिछले कुछ लंबे 2024 विश्व कप के बाद से लगातार वो रेगुलर कप्तान है भारतीय टीम की। और टीम की घोषणा बीसीसीआई सेक्रेटरी जो देवजीत साइकिया ने की है। 15 खिलाड़ियों की जो है टीम अनाउंस की गई, स्क्वाड अनाउंस की गई। लेकिन इस लिस्ट में सबसे जो चौंकाने वाली खबर है, ऐसे मेरे नज़र में ये चौंकाने वाली खबर नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से शुभमन गिल का प्रदर्शन रहा है वो अगर नहीं होता तो वो चौंकाने वाली होती। लेकिन फिर भी शुभमन गिल जो कि इस टीम में नहीं है, एक समय तीनों फॉर्मेट के लिए कप्तान के तौर पर जो चयनकर्ता, मुख्य चयनकर्ता से लेकर हेड कोच से लेकर के सभी लोग, एक्सपर्ट तक कह रहे थे कि इनको मुख्य ये अगले तीनों फॉर्मेट के कप्तान के तौर पर तैयार किया जा रहा है। वैसे भी 2 फॉर्मेट का कप्तान उन्हें बना दिया गया है, रेगुलर कप्तान घोषित कर दिया गया है, एक टेस्ट का और ओडीआई का। टी20 के लिए भी बताया जा रहा था कि सूर्य कुमार यादव के बाद उनकी कप्तानी, यानी कि इस विश्व कप के बाद उनको कप्तानी सौंप दी जाती, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही थी। लेकिन अचानक जो है उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शुभमन गिल बाहर क्यों हुए। गिल अगर आप देखें तो ओडीआई में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है, 50 से प्लस का उनका औसत है। सैकड़ा हो या स्ट्राइक रेट हो, सब बेहतर है। टेस्ट में अभी उनका सुधार हुआ है, जब से वो कप्तान बने तब से उनकी बल्लेबाजी औसत बढ़ी है। जहां पे वो 34-35 का औसत था, लेकिन इंग्लैंड दौरे के बाद से उनका 40 से ऊपर का औसत हो गया है। शतक भी वहां पे उन्होंने लगाया है। तो उनका जो है टेस्ट और ओडीआई में प्रदर्शन अच्छा आ रहा है। लेकिन टी20 में उनका प्रदर्शन पिछले लगातार जितने भी कुछ, आप एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात कर लें, अभी मतलब जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज हुई इसकी बात कर लें, तो लगातार उनके प्रदर्शन में गिरावट आई है। और टी20 में मायने रखता है स्ट्राइक रेट, इम्पैक्ट और मैच फिनिश करने की क्षमता को। पर यहीं पर सेलेक्टर्स को जहां तक लगता है कि इतने लंबे मौके देने के बाद, क्योंकि लगातार उन्हें ओपन करवाया जा रहा था, इतने मौके देने के बाद उन्हें इस क्षमता पे शुभमन गिल के ऊपर शक है कि हाँ, वो स्ट्राइक रेट उनका बढ़िया रह पाएगा, इम्पैक्ट वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो मैच फिनिश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। गिल ने बहुत सारे मौके गंवाए हैं, लेकिन टी20 में जैसा अगर देखिए, उनको मौके जो है मिले हैं वो गंवा दिए। टी20 में वो निरंतर गेम चेंजर साबित नहीं हुए। और टी20 विश्व कप में नाम नहीं, फॉर्म चलेगा, क्लास नहीं, इम्पैक्ट चलेगा, जैसा कि 2024 के विश्व कप में हम सब ने देखा था। यही वजह है कि गिल को बाहर कर दिया गया। अगर पिछले सीरीज की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए, देखा जाए कि लगातार ऑस्ट्रेलिया से लेकर करके साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टी20 मैचेस खेले गए हैं, उसमें इनको तरजीह दी गई थी संजू सैमसन, जबकि संजू सैमसन ने खराब प्रदर्शन नहीं किया था एक भी मैच में नहीं। और कल के मैच में जब संजू सैमसन को मौका मिला ओपन करने का, तो फिर उन्होंने अपनी क्लास दिखाई, फिर से उन्होंने मतलब ताबड़तोड़ बैटिंग करके दिखाया। ठीक है, 37 रनों की छोटी सी पारी के लिए, लेकिन एक छोटी सी पारी भी इम्पैक्टफुल पारी होती है टी20 में, जो संजू सैमसन ने दिखाया। और संजू सैमसन पिछले लगातार कई एक मैचेस के से वो बेंच पर बैठे हुए थे और उन्होंने हेड कोच, कप्तान और सिलेक्टर्स को करारा जवाब दिया कि भाई, एक खिलाड़ी जो लगातार प्रदर्शन, जब भी मौका मिल रहा है, टी20 में मिले या ओडीआई में, संजू सैमसन को जब भी मौका। अब मुझे लगता है ना कि अगर सबसे ज़्यादा किसी के साथ गलत हो रहा है पिछले कुछ सालों से क्रिकेट में, तो वो संजू सैमसन के साथ है। इनके साथ दोहरा रवैया अपनाया जाता है, दोहरा मापदंड अपनाया जाता है, मेरा ये मानना है। क्योंकि संजू सैमसन को जब भी मौका मिला है तब उस व्यक्ति ने प्रदर्शन, उस खिलाड़ी ने किया है। लेकिन प्रदर्शन करने के बाद भी टीम से बाहर कर दिया जाता है, या टीम में चयन तो किया जाता है लेकिन बेंच पर बिठाया जाता है। और उनके एक कल इंटरव्यू को भी आप देख सकते हैं कि उस इंटरव्यू में वो स्टार स्पोर्ट्स पे इंटरव्यू में उनसे सवाल करते हैं, इरफान पठान, पूर्व खिलाड़ी भारत के,
कि भाई क्या हम ओपन करते हुए देखेंगे। उसी में उनकी जो हंसी थी और उन्होंने एक लाइन बोला उसमें सब कुछ कह दिया। क्या कि भाई भैया आप ही ओपन करवा दो, इस ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, इस तरह की बात कर करके उस बात को टालने की कोशिश की। अब यहाँ पे शुभमन गिल को ड्रॉप किया गया है, लेकिन यहाँ पे ईशान किशन की वापसी हुई बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबे अरसे के बाद वापसी हुई। और उसकी सबसे बड़ी कारण उनका जो बना है, उनकी कप्तानी में झारखंड ने अभी सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी जीती है, जिसमें उन्होंने फाइनल मैच में शतक लगाया था। तो वो एक प्रदर्शन जो है, क्योंकि अभी जो है बीसीसीआई कहती भी है, बीसीसीआई के चयनकर्ता मुख्य कोच कहते हैं कि जो प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में करेगा हम उसे ही मौका देंगे। तो ईशान किशन की देखें तो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तेज शुरुआत देते हैं और विकेट कीपर का भी ऑप्शन मिलता है। T20 में उनका गेम बिल्कुल साफ है, या तो मैच पलट देंगे या जल्दी आउट हो जाएंगे। लेकिन T20 क्रिकेट में यही रिस्क फैक्टर मैच जिताता है। सेलेक्टर ने सेफ्टी नहीं, स्ट्राइक पावर चुनी है। अगर कल की भी मैच की बात कर लें तो एक तरफ से जब ओपन कर रहे थे अभिषेक शर्मा, तो ऑलरेडी पिछले जब से वो आया तब से धमाका ही मचा रखा है उन्होंने। स्ट्राइक रेट उनका 190 से ऊपर का रहता है, अभी भी इतना 1000 रन प्लस बनाने के बाद भी उनका 190 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। और साथ में संजू सैमसन जब पारी की ओपन शुरुआत करी तो दोनों तरफ से धूम धड़ाका शुरू हुआ और स्कोर 230 से ज़्यादा हो गया। और अब जो है गिल के बाहर होने के बाद उप कप्तान बनाए गए हैं अक्षर पटेल। ये भी एक बड़ा फैसला है। ऐसे बीच में कई एक मौकों पर अक्षर पटेल को उप कप्तान बनाया गया है। यह सिर्फ इनाम नहीं है, ये भरोसे की एक मुहर है। अक्षर पटेल दबाव में गेंदबाजी करना, यहाँ तक कि वो पावर प्ले में भी गेंदबाजी करते हैं और निचले क्रम में रन बनाना, फील्डिंग में भी बहुत अच्छा फील्डर माने जाते हैं। फील्डिंग में भरोसा है, मतलब कप्तान के बाद सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी। सेलेक्टर्स का साफ संदेश कि ये टीम सिर्फ बल्लेबाजों की नहीं, ऑलराउंडर्स की है, जो पिछले लगातार जब से गौतम गंभीर हेड कोच बने तब से टेस्ट को भी ऑलराउंडर्स की टीम बना रखी है गौतम गंभीर ने, जिसका खामियाजा इस बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच हार कर करके भुगतना पड़ा। अब उसके बाद रिंकू सिंह की भी वापसी हुई है। रिंकू सिंह बाहर चल रहे थे, जो कि एक फिनिशर हैं। इनके साथ भी गलत होता रहता है कि भाई इतना तगड़ा फिनिशर व्यक्ति, मतलब खिलाड़ी को बाहर क्यों रखा जाता है। ना गंभीर बता पाते हैं, ना अजीत अगरकर बता पाते हैं, ना सूर्य कुमार यादव। वैसे सूर्य कुमार यादव पर तो बाद में आएंगे। रिंकू सिंह नाम छोटा है, छोटा सा करियर, लेकिन असर जो है बड़ा है। T20 एशिया कप में चमके, लेकिन साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर कर दिया गया। ऐसे T20 एशिया कप में देखें तो सिर्फ फाइनल में एक गेंद में खेला था, उस एक गेंद पर भी चौका मारा। क्या अब वापसी, क्योंकि सेलेक्टर्स जानते हैं 15 ओवर के बाद भारत को एक ऐसा फिनिशर चाहिए और वो काम रिंकू से कोई बेहतर कोई और नहीं कर सकता है। वो KKR के लिए भी करते हैं और भारत के लिए भी जब भी मौका मिला है उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, नीचे में आकर के बैटिंग ताबड़तोड़ करी है। अब एक और फैसला जो है वो भी मतलब बड़ा चौंकाता है कि जितेश शर्मा को बाहर कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया विश्व कप स्क्वाड से। जितेश शर्मा भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ चारों मैचेस खेले, पांचों मैचेस में सिलेक्शन हुआ था, एक मैच रद्द हो गया, लेकिन चारों मैचेस में खेले। बैटिंग का ज़्यादा मौका नहीं मिला, जो भी मिला फिर भी उन्हें बाहर कर दिया गया। अब है क्या कि भाई अब इसमें साउथ अफ्रीका की सीरीज यहाँ पर क्यों बाहर कर दिया गया ये समझ में नहीं आ रहा है। अब बताया जा रहा है कि उनकी निरंतरता, खेल में निरंतरता नहीं है। अरे भाई उनको मौके कितने मिले। ईशान प्लस संजू सैमसन दोनों विकेट कीपिंग ऑप्शन में, जितेश शर्मा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि दोनों जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लेवल में प्रदर्शन की बात है तो जितेश शर्मा को मौके कई एक बार मिले हैं, ये तो मानना पड़ेगा। तो उस टाइप का जो है उस तरह का प्रदर्शन वो नहीं कर पाए जिस तरह का ईशान किशन या संजू सैमसन ने किया है। अब बात कर लेते हैं कि पेस और स्पिन अटैक की। तो पूरा इसका देखिएगा कि पेस अटैक में जसप्रीत बुमराह जैसे कि तीनों फॉर्मेट के भारत की ओर से वो लीडर हैं तेज गेंदबाजी का, या ये कहें कि पूरी गेंदबाजी का। अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म वैरायटी और हर्षित राणा यंग प्लस एक्स फैक्टर प्लस तेज तर्रार गेंद डालने के लिए भी जाने जाते हैं और नीचे आकर करके बैटिंग भी करना। जैसे उनके तक आते आते तो बैटिंग, मुझे नहीं लगता कि उनको कभी बैटिंग का मौका मिलेगा। स्पिन अटैक में कुलदीप यादव जो कि एक विकेट टेकर हैं, वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर हैं जो कि अभी 50 विकेट उन्होंने बहुत तेज़ी से पूरा किया है T20 में। और साउथ अफ्रीका सीरीज में वरुण चक्रवर्ती 4 मैचेस में 10 विकेट लेकर करके प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। तो ये भी यानी कि इस फॉर्म का उनको लगातार
उन्होंने जो शानदार कमबैक किया है पिछले कुछ समय में, उसका शानदार उनको ये इनाम मिला है। और अगर देखें कि ये टीम जो है नामों से नहीं बनी है, ये टीम नंबरों से बनी है। तिलक वर्मा ने 187 रन ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉप स्कोरर रहे हैं। हार्दिक पांड्या जो है उनके नीचे जस्ट नीचे 186 रन बना करके वो दूसरे टॉप स्कोरर रहे। वरुण चक्रवर्ती 10 विकेट है। तो सेलेक्टर ने साफ कहा जो चला है वही खेलेगा। और अगर पूरी टीम पर एक नज़र डाल लें तो सूर्य कुमार यादव कप्तान, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन विकेटकीपर, ईशान किशन विकेटकीपर का दूसरा ऑप्शन, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा एक भरोसे का नाम है। जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से लगातार उन्होंने जिस भी पोजीशन में सबसे मतलब ज़्यादा अगर कठिन परीक्षा से देनी होती है तो वो तिलक वर्मा देते हैं कि कभी उनसे ओपन करवा दिया जाता है तो कभी 3 नंबर पे, कभी 4 नंबर पे, कभी 5 नंबर पे, कोई उनका बैटिंग जो है ऑर्डर फिक्स नहीं है, फिर भी वो प्रदर्शन करते हैं। और अच्छा प्रदर्शन उनका अगर देखें कि 1000 प्लस से ज़्यादा रन में सबसे ज़्यादा औसत उन्हीं का, 49 से ऊपर का औसत है उनका। और अक्षर पटेल उप कप्तान, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और रिंकू सिंह। मेरे हिसाब से ये एक संतुलित टीम है। ये एक संतुलित टीम है और ये टीम अगर एक टीम यूनिट की तरह प्रदर्शन करेगी तो मुझे लगता है विश्व कप भारत फिर से अपने घर में जीत सकता है, तीसरा T20 विश्व कप जीत सकता है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा एक सवाल और खड़ा होता है कि जब से कप्तानी संभाली है सूर्य कुमार यादव ने, लगातार सूर्य कुमार यादव के प्रदर्शन में गिरावट आया। अगर साउथ अफ्रीका के ही 4 मैचेस में देखें कि स्ट्राइक रेट गिरा ही, औसत गिरा, स्ट्राइक रेट भी बहुत नीचे चला गया। अगर देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके पहले जितने भी T20 देखे सभी में उनका जो है प्रदर्शन एकदम खराब रहा है लगातार। अगर 2 खिलाड़ी पिछले कुछ लंबे समय से खराब प्रदर्शन किया है तो वो कप्तान सूर्य कुमार यादव और दूसरा जो पिछले उप कप्तान थे यानी शुभमन गिल। इनके अलावा बाकी का प्रदर्शन सबका सही अच्छा रहा है। कहा मैच खराब जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इन दोनों ने लगातार हर मैच में खराब प्रदर्शन किया है। हमेशा सूर्य कुमार यादव, कल बैटिंग लाइनअप चेंज किया गया, ऐसे तो लगातार गौतम गंभीर जो है टीम में फेरबदल करते रहते हैं, बैटिंग लाइनअप पे चेंज करते रहते हैं। पता नहीं क्यों इतना वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, समझ में अभी तक नहीं आया। लेकिन फिर भी 3 नंबर पे लाया गया तिलक वर्मा को और उनको ऊपर लाया गया कि शायद आएंगे, गेंद को उड़ाएंगे, ताबड़तोड़ खेलेंगे। और उस समय जब वो आए थे क्रीज पे तब वो तक क्या था कि एक फाउंडेशन मिल चुका था भारतीय टीम को और उम्मीद की जा रही थी कि सूर्य कुमार यादव अपनी लय में लौट सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। 7 रन बना करके वो आउट हो गई। अब निष्कर्ष इसका यही निकलता है कि ये टीम सुरक्षित नहीं, ये टीम खतरनाक है। अगर ये खिलाड़ी चले तो भारत को रोकना नामुमकिन होगा, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये टीम दबाव में भी वही क्रिकेट खेलेगी। क्योंकि कुछ समय पहले याद होगा कि एक साउथ अफ्रीका के साथ जो एक मैच जो हारे भारत 3-1 से जीती है, जो एक मैच हारे जिसमें कि लिंडे नाम का एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो था उसके सामने पूरी भारतीय टीम बिखर सी गई थी। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि ये टीम विश्व कप जीतने में सक्षम है? क्या आपको लगता है कि ये टीम जो है तीसरा T20 विश्व कप जीत सकती है, भारत को दिला सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।